नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये पाठ्यक्रम हम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षण के स्तर पर मुख्य रूप से इस समय कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा इसके पहले वीडियो में, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, जिसमें स्मृति, बोध और चिंतन। स्मृति स्तर पर चिंतन कैसे होता है, कहां से करना चाहिए, इसके लिए मॉडल कैसे बनाया जाए, किसका प्रतिमान कैसे बना, तो उसकी प्रतिमान या मॉडल बनाने के लिए आवश्यकता ये पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि बिना मॉडल के, बिना किसी हम प्रतिमान के किसी कार्य को कर नहीं पाते हैं। इसलिए स्मृति स्तर पर जो मॉडल बनाया गया उस पर हमने देखा, हर्बर्ट ने अपने विचारों को व्यक्त किया, उसके उद्देश्यों को डिसाइड किया, उसकी संरचना कैसे करनी है, उसमें 5 स्टेप कैसे लाए गए, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्रम होते हैं, उन क्रमों को हमने देखा, उसके सामाजिक प्रणाली को देखा, मूल्यांकन प्रणाली को देखा। अब इस वीडियो में हम जो उसका शिक्षण का द्वितीय स्तर है, जिसे हम बोध स्तर कहते हैं, बोध स्तर का प्रतिमान कैसे बनता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उसकी संरचना कैसे होती है, उसकी सामाजिक प्रणाली क्या है और उसका जो सपोर्ट सिस्टम क्या कार्य करता है, तो इसके सबसे पहले उद्देश्यों को देखेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे, फिर संरचना के बाद इसका जो मूल्यांकन की प्रणाली, जो इसकी सामाजिक प्रणाली, ये किस प्रकार से काम करती है, इन तमाम बिंदुओं पर विचार करने के लिए हम सबसे पहले मॉरिसन को जानना चाहेंगे। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान का निर्माण किया। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जब बालक अपनी कक्षा में किसी भी विषय वस्तु का अधिगम करता है, ऐसे समय में एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो उसके मेमोरी लेवल के आगे चल करके बोध स्तर को भी वह जगा सके। बोध स्तर यह मेमोरी स्तर अर्थात स्मृति स्तर के बाद का शिक्षण है, इसलिए शिक्षण का द्वितीय सोपान माना जाता है। प्रथम सोपान क्या था? वह था आपका स्मृति स्तर का शिक्षण, यानी स्मृति स्तर का शिक्षण या शिक्षण के स्तर का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। लेकिन जो बोध स्तर का शिक्षण है यह शिक्षण का मध्यम स्तर माना जाता है, और बोध स्तर का शिक्षण तभी प्रारंभ हो सकता है जब हम स्मृति स्तर के शिक्षण को कर चुके होते हैं, अर्थात हमारा मेमोरी लेवल जब अच्छा हो जाता है, उसके बाद ही अंडरस्टैंडिंग लेवल बोध स्तर का शिक्षण प्रारंभ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि शिक्षण के प्रतिमान, उसमें भी बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान मॉरिसन के द्वारा कैसे बनाया गया, कैसे निर्मित किया गया, उसके उद्देश्य इत्यादि कैसे हैं, हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसको मॉरिसन ने दिया है। प्रतिमान पक्ष बोध स्तर का शिक्षण, इसका जो मॉडल बनाया गया है, इसके 2 भाग बनाए गए हैं। पहला प्रतिमान पक्ष को एक तरफ दिखाया गया, दूसरी तरफ इसके अंतर्गत बोध स्तर का शिक्षण के क्या क्या कार्य होने चाहिए, उन कार्यों को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। जैसे प्रतिमान पक्ष में अगर हम सबसे पहले उद्देश्य या फोकस को लेते हैं, तो चूंकि जब किसी भी प्रतिमान पक्ष में हम 4 प्रकार के भावों को लेते हैं, उसके शीर्षकों को लेते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक व्यवस्था और चौथा मूल्यांकन प्रणाली। इसका एक क्रम है और इसी क्रम में हमें काम करना है। तो जैसे उद्देश्य फोकस, सबसे पहले किसी भी शिक्षण के लिए हमें उद्देश्य को डिसाइड करना पड़ता है। बोध स्तर का शिक्षण चूंकि करना है, इसका उद्देश्य क्या होगा? प्रत्यय विचारों का स्वामित्व प्राप्त करना, अर्थात हमारा जो उद्देश्य हो वह यही होना चाहिए कि हम छात्रों के अंदर इस प्रकार की कुशलता ला दें कि उनके जो विचार हैं, जो उनके अंतर्भाव है, जो उनकी सोच है, जो उनकी बोध या समझ की क्षमता है, विवेक की क्षमता, वह प्रस्तुत हो सके, निकल सके, बाहर आ सके, व्यक्त हो सके। तो इसलिए प्रत्यय विचारों का स्वामित्व प्राप्त करना, प्रत्यय अर्थात जो कॉन्सेप्ट हैं, जो विचार हैं, उस पर स्वामित्व अर्थात हमारे एक तरह से मास्टरी सिद्ध हो जाए, उस पर नियंत्रण हो जाए, उस पर हम कार्य करने के लिए बिल्कुल पारंगत हो जाए, ऐसा भाव लेकर के शिक्षक अपने छात्रों के प्रति बोध स्तर के शिक्षण को प्रारंभ करता है कि मैं जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं उसके आधार पर छात्रों का उस पर पूर्ण नियंत्रण होगा, उसके ऊपर पूरी मास्टरी होगी, स्वामित्व होगा, और वह उस विषय वस्तु को अपने शब्दों में अच्छी तरह से बयां कर सकता है, बोल सकता है, कह सकता है। वह अपने बोध स्तर को, अपने समझ के स्तर को, विवेक के स्तर को, किसी चीज को अच्छे बुरे को छांटने के स्तर को निर्णय ले सकता हो, कर सकता हो।
संरचना, सिंटेक्स इसमें क्या है, यानी इसमें मार्सन ने इसके भी 5 स्टेप बताए हैं, जैसा कि स्मृत स्तर पर हर्बर्ट ने 5 स्तर बताया था, यहाँ पर भी इसके 5 स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहला अन्वेषण, जिसको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं, दूसरा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन है, तीसरा आत्मीकरण एसिमिलेशन है, चौथी व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा अव्यक्तीकरण जिसे हम रेसिटेशन कहते हैं। अब आइए हम इन पांचों स्टेप में क्या इसका अर्थ होता है अलग अलग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अन्वेषण एक्सप्लोरेशन अर्थात बौद्ध स्तर पर जब शिक्षण कार्य करना है तो उसके प्रतिमान में सबसे पहला आता है अन्वेषण। अन्वेषण का प्राय है कि विषय वस्तु की हम अच्छी से तैयारी कर लें, मुझे किस विधियों से पढ़ाना है, किस प्रकार से अपने विषय वस्तु को प्रभावी बनाना है, आकर्षक बनाना है, बच्चों के लिए अधिगम्य योग्य बनाना है, उसके लिए अन्वेषण करना माने एक्सप्लोरेशन करना, यानी विधियों को ढूंढना, ऐसी सहायक सामग्रियों को लाना जिसके आधार पर हम किसी चीज को मॉडल के रूप में, किसी चीज को मैप के रूप में या रेखा चित्र के रूप में, प्रतिदर्श के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें, दिखा सकें, या ऑडियो विजुअल जो कुछ इक्विपमेंट होते हैं, ऐसी तमाम चीजों को ला करके रखना विधियों में, जो उसकी तकनीकी हैं, ज्ञान से अज्ञात है, विश्लेषण से संश्लेषण है, या उदाहरण से सूत्र है, या आगमन से निगमन है, इन तमाम प्रकार की जो भी विधि उपयुक्त होती है जिस विषय के लिए, जिसके आधार पर हम स्टिमुलस दें, उद्दीपन दें, तो बालक सोच करके समझ करके उस पर अपना विचार प्रतिक्रिया दे सके। तो अन्वेषण का प्राय है कि इसमें हम विषय वस्तु की तैयारी करते हैं, कैसे इसको प्रस्तुत करना है, किन विधियों से प्रस्तुत करना है, कितने भागों में प्रस्तुत करना है, उसमें किस प्रकार से प्रश्नों को लाना है, कहां पर किस चीज को रखना है, किस समय के लिए रखना है, इन सारी चीजों को हम एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण कहते हैं। दूसरा जो इसका स्टेप होता है प्रस्तुतिकरण का, प्रेजेंटेशन का। जब एक्सप्लोरेशन हो गया, अन्वेषण हो गया कि मुझे इस स्तर से कार्य को करना है, हमारा एक क्रम होगा, एक सीक्वेंस होगा, और अगर इस सीक्वेंस से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं कक्षा में बच्चों के सामने, हम विषय वस्तु का एक तरह से निरूपण करते हैं, उसमें व्याख्या देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, उसके प्रश्नों को पूछते हैं, उससे पुनर्बलन लेते हैं, उसमें ऐसे बच्चों को ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए कहते हैं, या उनका मूल्यांकन एवेल्युएशन करते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है, पुनर्प्रश्नीकरण की बात आती है, या पुनरावृत्ति के प्रश्नों को पूछा जाता है, रिकैपिचुलेटर क्वेश्चन, ऐसे चीजों को हम प्रस्तुत करते हैं, यानी कहीं व्याख्या के रूप में, कहीं उसका स्पष्टीकरण के रूप में, कहीं पर हम प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा करके, या कभी हम विषय वस्तु को ब्लैक बोर्ड पर दिखा करके, या उससे संबंधित तमाम प्रकार की आवश्यक सहायक सामग्रियों को प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का प्राय होता है कि अन्वेषण के द्वारा जो कुछ भी हमने प्लान तैयार किया है, जो कुछ हमने पढ़ाने के लिए मेट्रोलॉजी को बनाया है, अब उसको कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, और इस तरह से प्रस्तुत करना जिसके आधार पर बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, जो बोध की क्षमता है, जिस पर तर्क करने की क्षमता है, जहां से वह किसी चीज को न्याय संगत है कि नहीं है, इस चीज को ग्रहण करने की क्षमता है, जहां से उनकी अंतर्दृष्टि, इनसाइट पावर जागृत हो सके, वो सारी चीजें यहाँ पर ला करके हमें रखनी पड़ती है, जिससे बालक एक सूत्र को अगर बताया जाए तो उसके आधार पर कई उदाहरणों को वह दे सकता है, उसको सॉल्व कर सकता हो। तीसरा होता है आत्मीकरण एसिमिलेशन। आत्मीकरण से प्राय होता है जब हमारा दूसरा स्टेप प्रस्तुतिकरण चल रहा है तो बच्चों के लिए वह एसिमिलेशन होना चाहिए, आत्मीकरण का भाव होना चाहिए, यानी बच्चे उसको एक्सेप्ट करें, उसके प्रति इतना ज्यादा उनका लगाव हो जाए कि वह विषय वस्तु बिल्कुल पूरी तरह से आत्मसात कर ले। क्योंकि शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह बौद्ध स्तर पे ऐसे पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करे सहज रूप से, ऐसे उसमें स्टिमुलस को लाए, इसमें इस प्रकार के उद्दीपन को लाए जिससे ऐसे बालकों में जो सोचने की क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, वह विकसित हो जाए, और उसके साथ साथ विषय वस्तु पर पूरा अपना अधिकार प्रस्तुत कर दें, अपना अधिकार जमा लें, और इतना ही नहीं, यानी विषय वस्तु को आत्मसात कर लें, अर्थात पूरी तरह से उसको सीख लें, उस पर अपने बुद्धि विवेक के आधार पर निर्णय ले सकें। जो चौथा भाग इसका होता है व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से प्राय है कि अब विषय वस्तु जो हमने सिखाया, बच्चों ने आत्मसात कर लिया, अब उसको व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन में लेना। व्यवस्था का प्राय है कि अब सिखाए हुए चीज को, जिसको बच्चों ने आत्मसात किया है, उसको हम कैसे मूल्यांकन करें, उसको हम किस प्रकार से जाने कि बालक इस चीज को अच्छी तरह से सीखा है, उसकी व्यवस्था क्या है जानने के लिए, जिसके लिए देखा जाता है कि पठन पाठन के समय, लेक्चर के समय, या किसी चीज को प्रदर्शन के समय, स्पष्टीकरण के समय, क्लेरिफिकेशन के समय बीच बीच में प्रश्नों को पूछा जाता है, बच्चों से उनके विचारों को लिया जाता है, जिसके आधार पर एक व्यवस्था दी जाती है कि मेरे द्वारा बताया गया
विषय वस्तु का जो ज्ञान है, सिखाया गया जो ज्ञान है, बच्चों ने उसको कितने रूप में, कितनी मात्रा में स्वीकार किया, ग्रहण किया है। इसलिए व्यवस्था ये होनी चाहिए पठन पाठन के समय कि बीच बीच में प्रश्नों को पूछा जाए, बच्चों के द्वारा उनके विचारों को ग्रहण किया जाए, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होकर के विषय वस्तु में वाद विवाद कर सकें, उस पर क्वेश्चन और आंसर दे सकें। जब ये व्यवस्था होगी, जब इस प्रकार से मैनेजिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो निश्चित है कि जो भी विषय वस्तु बालकों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चे कितने स्तर पर, कितनी मात्रा में उसको समझ रहे हैं, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या हो रही है, इसका निरीक्षण आसानी से मूल्यांकित किया जा सकता है। पांचवा जो स्तर होता है वह है अव्यक्तीकरण, रेसिटेशन का। अव्यक्तीकरण से प्राप्त होता है कि बच्चों ने हमारी व्यवस्था के अनुसार जो कुछ आत्मसात किया है, जो कुछ सीखा है, अब उसका रेसिटेशन दे सकते हैं, उसके अभिव्यक्ति दे सकते हैं, अर्थात अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, अपने विचारों में, वह लिखित रूप में, मौखिक रूप में, वे प्रदर्शन के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। किस तरह से? जो इसके 5 सोपान हैं। पहले सोपान में अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन में से पहले हमने ये बताया कि इसके अंतर्गत मास्टर ने कहा है कि विषय वस्तु के लिए तैयारी करो, उसको कैसे प्रस्तुत करना, उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको बोधगम्य बनाने के लिए, उसमें समझ विकसित करने के लिए हमें अनेकों प्रकार की शिक्षण विधियों आज का प्रयोग करना चाहिए, सहायक सामग्रियों इत्यादि को उसमें ला करके रखना चाहिए। ऐसे उद्दीपन को लाना चाहिए जिसके आधार पर विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं छात्रों के मस्तिष्क में एक अच्छी तरह से सोच विकसित हो जाए, उनका जो मेमोरी लेवल हो जागृत हो जाए, और जो अच्छी तरह से करना चाहते हैं इस प्रकार की बोध क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो सके। क्योंकि बालक इस स्तर पर वह अस्मृत स्तर का शिक्षण कर चुका होता है, उसको अस्मृत स्तर पर मेमोरी लेवल को सीख चुका होता है, वह तमाम विषय वस्तुओं को रट चुका होता है, और रटने के पश्चात वह उसको कैसे प्रस्तुत करेगा, उसके अंदर किस प्रकार से एक्सप्लोरेशन को लाया जाए कि जिसके आधार पर वह बालक अब विषय वस्तु में अपनी गहराई को दिखा सकता है, अपनी सोच को विकसित कर सकता है। इसलिए अन्वेषण में सीधे सीधे विषय वस्तु से संबंधित चीजों को और इजली बनाने के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, इंटरेस्टेड करने के लिए अनेक प्रकार के मेथोडोलॉजी का प्रयोग करना, अनेक प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्रियों को प्रयोग में लाना। दूसरा जो प्रस्तुतिकरण था, यानी जो कुछ हमने अब तक अन्वेषण के आधार पर जो कुछ प्लानिंग किया है उसी को हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रस्तुतिकरण के आधार पर हम ये निश्चित करते हैं क्या बच्चों ने इसको एसिमिलाइन कर लिया है, क्या बच्चे मेरे इस सीखे हुए ज्ञान को, बताए हुए ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर पिरोल ले रहे हैं, क्या वे सीख लिए हैं, क्या वे उससे अपना साधारणीकरण कर लिए हैं, आत्मसातीकरण कर लिए हैं। चौथी जो होती है व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप, इसमें क्या है कि जो कुछ बच्चों को सिखाया गया है, जिसको उन्होंने सीखा है, अब उसको हमें मूल्यांकन में लेना है, उसको हमें जानना, उनके बोध स्तर को देखना है, जिसके आधार पर कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ मूल्यांकन के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ उन्हें वर्क दिए जाते हैं, कुछ लिखने के लिए दिए जाते हैं, कुछ बोलने के लिए दिए जाते हैं, और इसी व्यवस्था के आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन कर लेते हैं कि बालक इस विषय वस्तु में कितना पारंगत हुआ, कितना हुआ अधिक से अधिक अधिगमित कर पाया, कितना अभी अवशेष है, क्या चीजें और अभी बतानी है, उसके जो सोच है, जो समझ है, क्या वह अपनी सोच और समझ का सदुपयोग कर पा रहा है, क्या उसका इनसाइट पावर इस समय जागृत हो चुका है। जब तक उसका इनसाइट पावर, अंतर्दृष्टि या सोच की क्षमता नहीं जागृत होगी, तब तक वह किसी भी विषय वस्तु को उदाहरणों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर अन्य विषय वस्तु के रूप में उसको प्रतीकात्मक रूप में या व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्था उसको दी जानी चाहिए, बोलने के लिए दी जानी चाहिए, उसको लिखने के लिए दी जानी चाहिए, अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए दी जानी चाहिए। और पांचवा होता है अव्यक्तीकरण, रेसिटेशन। इसका अभिप्राय होता है कि अव्यक्तीकरण या रेसिटेशन हम क्या करते हैं कि बच्चे को, बालक को जो कुछ वह सीखा है वह अपनी भाषा में, अपने लेखन में उसको प्रदर्शित कर सके, दिखा सके, और यह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरे द्वारा सिखाया गया जो ज्ञान है, जो मेरा आज का उद्देश्य है, उसको बालक ने अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है, उसका वह रेसिटेशन व्यक्तिकरण कर सकता है, अपनी भाषा में दे सकता है, अपने लेखन में दे सकता है, अपने विचारों द्वारा दे सकता है, अपने प्रदर्शन द्वारा दिखा सकता है। अब इसका जो प्रतिमान पक्ष का जो तीसरा पक्ष है वह है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम से प्राय होता है कि उसके जो शिक्षक और छात्र दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं, दोनों के बीच में कार्य क्या होते हैं, इस पक्ष को हम सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है, यानी जो बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान है इसमें शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है, यानी छात्र कैसा व्यवहार करना चाहेंगे,
किस प्रकार से उनका रिएक्शन लेना है, उसका नियंत्रक शिक्षक होता है। शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के सक्रिय होते हैं। कुछ चीजों को शिक्षक बोलता है, कुछ चीजों को छात्र उससे पूछते हैं, शिक्षक पूछता है तो छात्र उत्तर देते हैं। यानी यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर देने की जो मेथड होती, प्रक्रिया होती, प्रोसेस होता है, वह पूरी तरह से चलता है। स्मृत स्तर में आपने देखा होगा, वहां पे शिक्षक ही सब कुछ करने वाला होता था, छात्र के श्रोता होते थे, शिक्षक का स्थान प्रमुख होता था। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों को महत्व दिया जाता है। यानी शिक्षक और छात्र दोनों को कॉम्बिनेशन के आधार पर ही शिक्षण की व्यवस्था चलती है। इसलिए यहाँ पे दोनों सक्रिय होते हैं। छात्र अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, छात्रों को पूरा अवसर दिया जाता है कि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, जो कुछ उन्होंने सीखा अपनी भाषा में बता सके। वाह एवं आंतरिक प्रेरणा आवश्यक, अर्थात छात्रों को व्यवहार कुशल बनाने के लिए उनको वाह और आंतरिक वाह का प्रयोग होता है। जो शिक्षक उनको कुछ बताता है, तुम बोल सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम इसका उत्तर दे सकते हो। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है कि तुम ऐसा कर रहे हो, ये चीजें अच्छी हैं, तुम थोड़ा सा और प्रयास करोगे इसको और अच्छी तरह से कर सकते हो, तुम्हारी लेखनी अच्छी है, तुम्हारी बोलने की अभिव्यक्ति की क्षमता अच्छी है। इस प्रकार से हम उसकी सामाजिक व्यवस्था में शिक्षक और छात्र के जो संबंध होते हैं उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक का व्यवहार और शिक्षक छात्र दोनों के जो संबंध होते हैं वह द्योतित किया जाता है। जो उसका पांचवा अर्थात प्रतिमान पक्ष का जो चौथा स्टेप है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मूल्यांकन प्रणाली है, क्योंकि उद्देश्य संरचना सामाजिक प्रणाली के बाद क्या आता है, मूल्यांकन प्रणाली। तो चौथा मूल्यांकन प्रणाली जो है सपोर्ट सिस्टम, इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी अब शिक्षक ने अपने विषय वस्तु का प्रतिपादन कर दिया है, अधिगमन करने के लिए छात्रों को पूरी तरह से वह स्वतंत्र कर दिया है, पढ़ा दिया है, आत्मीकरण बच्चे कर चुके हैं, अब व्यक्तिकरण करने की उनकी बारी है। अब यहाँ पर मूल्यांकन हमें कैसे करना है, यानी आवश्यकता अनुसार शिक्षक लिखित परीक्षा ले सकता है, शिक्षक बालकों की मौखिक रूप से पूछ सकता है, लिखित परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों को दे सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसके मेमोरी लेवल को विकसित करते हैं। इसको जांचने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देना है, जहां पे रिकॉग्निशन एंड रिकॉल माने प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं पहचान और प्रत्यास्मरण, इनको अगर हमें किसी चीज को किसी भी बालक के अंदर की इस क्षमता को देखना तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देना जरूरी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को दिया जाता है। निबंधात्मक प्रश्न से अपराध होता है कि व्यक्ति या बालक अपने विचारों को उस विषय वस्तु में कैसे प्रस्तुत करता है, इसलिए निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग होता है। प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। जो मूल इसका मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, जो इसका मूल्यांकन या सपोर्ट सिस्टम होता है, वह यही है कि बालक उस विषय वस्तु को अपनी भाषा में, अपने विचारों में अभिव्यक्त कर सके, यानी उसका विषय वस्तु पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सके, स्वामित्व हो सके, उसकी मास्टरी बन सके। यही कारण है कि मार्शन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जब स्मृत स्तर का शिक्षण पूरा हो जाए तो बोध स्तर का शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। स्मृत स्तर में सीखे हुए जो भी कुछ ज्ञान रटे हुए शब्द हैं, शब्दावलियां हैं, अर्थ हैं, गिनती, पहाड़े, कहानियां आदि हैं, उनका बोध स्तर पर प्रयोग कर सके। जो भी सूत्र उदाहरण दिए जा रहे हैं उसके आधार पर उसका मूल्यांकन कर सके, उसमें अपने विचारों को व्यक्त कर सके, और अपनी क्षमताओं को, बुद्धि को, अंतर्दृष्टि को उसमें लगा सके, देख सके। तो इस तरह से आपने देखा कि बोध स्तर में प्रतिमान पक्ष और बोध स्तर के शिक्षण को देखा। प्रतिमान पक्ष में उद्देश्य फोकस दिखा, फोकस में प्रत्यय और विचारों को स्वामित्व प्राप्त करने पर विशेष बल दिया जाता है। संरचना में 5 प्रकार के स्टेप दिए गए, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण को दिया गया। उसी तरह जो सामाजिक सिस्टम इसका था उसमें यह दिखाया गया कि बालक किस प्रकार से और शिक्षक दोनों आपस में कैसे संबंध रखते हैं, किसका नियंत्रण होता है। तो मुख्य रूप से शिक्षक और छात्र दोनों इसमें प्रधान होते हैं, बराबर का स्थान होता है। शिक्षक केवल व्यवहार का नियंत्रक होता है, न कि बालक के समस्त प्रकार के क्रियाकलापों का। वह केवल व्यवहार को इसलिए देखता है कि बालक कहीं ऐसा न हो कि वो गलत रास्ते पर चला जाए, इसलिए शिक्षक उसको नियंत्रित करता है। इसी तरह से मूल्यांकन प्रणाली में लिखित, मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं को लिया जा सकता है। इसमें निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि बोध स्तर का जो शिक्षण प्रतिमान है मार्शन का, वह वास्तव में मध्यम स्तर का शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। यह मेमोरी लेवल के बाद का शिक्षण प्रतिमान होता है। इसमें जो छात्र है वह अपने विचारों पर, अपने विषय वस्तु पर पूरी तरह से स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जब उसका बोध स्तर का शिक्षण
प्रभावी हो जाता है, उसमें वह सफल हो जाता है, तब तीसरा स्तर शुरू होता है जिसे हम कहते हैं चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल का शिक्षण। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, और तुरंत अगर इसी प्रकार से विषय वस्तु को प्राप्त करना है, ज्ञान विज्ञान की चीजों को, जो बेल आइकन है, बटन है, उसको दबाएं।